हेलो मित्रों, आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद अपने भीतर किन रहस्यों को धारण करता है। तो इसके इतिहास की बात करते हैं तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। जैसे कि उल्लेख आता है कि इसका इतिहास करीब करीब 5000 साल पुराना मिलता है हमें। अभी कुछ मॉडर्न इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। वैसे तो ये काफ़ी लाखों करोड़ों सालों से यूज़ होता आया है, जब से मनुष्य रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी प्रकृति से ही चीज़ों को लेता आया है और उनको यूज़ करके अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शैली में सुधार भी लाता आया। जो आयुर्वेद है वो हमारा सिर्फ नॉर्मल जीवन से ही नहीं, दवाइयों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन पद्धति भी बताता है, कैसे जीना है आप। कुल मिला के ये एक प्रकार का एक विज्ञान है बहुत बड़ा। आयुर्वेद का अर्थ ही जैसे होता है आयु प्लस वेद, दो चीज़ों से मिलकर बना है। आयु यानी जो आपका शरीर है, जिसकी आयु है। वेद यानी ज्ञान, आपकी आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान जो रखता है, जिस चीज़ को धारण करता है, उसे बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में केवल जड़ी बूटियां ही नहीं, बल्कि जैसे कि पंचकर्म हो गया, योग प्रणाली हो गई, प्राणायाम हो गया, ये सब शामिल होते हैं। प्राणायाम प्राणों को शुद्ध करता है। योग करेंगे तो यौगिक क्रिया से आपके शरीर का शोधन होगा और उसके साथ आप औषधियाँ लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि पहले हम इसके इतिहास की पहले बात करते हैं, बाद में इसमें थोड़ा सा उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। इतिहास इसका जैसे कि रहा है 5000 साल पुराना, वो मैंने बात करी। साथ में जैसे कि इसके कुछ ग्रंथ भी हैं, जैसे अष्टांग हृदयम हो गया, इसके आप पढ़ सकते हैं ग्रंथ। चरक संहिता हो गई, चरक जी ने लिखी थी जो, और सुश्रुत संहिता हो गई। जो चरक संहिता है उसमें औषधियों वगैरह का ज्ञान मिलता है। सुश्रुत संहिता में थोड़ा सा शल्य क्रिया के बारे में है। उस समय जो हमारे सुश्रुत ऋषि थे, जो आजकल नॉर्मल जो डॉक्टर नीट क्वालिफाई करके या कुछ भी करके काफ़ी ज्ञान बताते हैं, काफ़ी चीज़ों को समझाते हैं, शल्य क्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये जितना भी ज्ञान था हमारे भारत में, वो बहुत समय पहले केवल ध्यान पद्धति से, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, जो सुश्रुत ऋषि थे, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर ये सारी सर्जरी कर लेते थे। वो वहाँ से ही ये सारी की सारी विद्या आई है। और हो सकता है कुछ साल तक हमारे देश में अंग्रेजों आदि ने शासन किया, तो इस विद्या को हो सकता है उन्होंने चुरा भी लिया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये जितना भी आजकल का आधुनिक ज्ञान है वो प्राचीन चीज़ों से तो जुड़ा ही है, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसका इतिहास इस तरीके का रहा है। अष्टांग हृदयम में जाएंगे तो अष्टांग हृदयम का लगभग वो जो हमारे राजीव दीक्षित जी रहे हैं, उनको लगभग पूरा ज्ञान था। तो राजीव दीक्षित को तो आप जानते ही होंगे। तो इस तरीके से जब इसके इतिहास के बारे में जाएंगे तो काफ़ी लंबा इतिहास है। अब आयुर्वेद में अब बात करते हैं कि इसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो 3 चीज़ों पर काम करता है। वात, पित्त और कफ के संतुलन पर। आयुर्वेद एक संतुलन का विज्ञान है। वात होता है वायु, यानी वायु को संतुलित करने वाला। ये जब संतुलन की स्थिति में तीनों होते हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। वात वायु से जुड़ा होता है, ठीक है, तो शरीर में पूरी भी गति को रोकता है। जैसे वायु का काम है गमन करना, ऐसे ही शरीर के जितनी भी गतियां हैं, जैसे कि मल को नीचे तक ले जाना पेट से, तो वायु ही करती है, उसको धकेलती है, जिससे कि वो नीचे जाता है, तो उससे शुद्धिकरण होता है, मल विसर्जन होता है। वायु शरीर में नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। वात, मेरे एक तरीके का रोग आज से 5 साल पहले हुआ था, जो कि जिसको बोलते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन डिसीज़। वो जो रोग है वो इसी से जुड़ा हुआ था। वात विकार से मेरे ये रोग हो गया था। ज़्यादा सोचना और व्यर्थ की चीज़ें, जैसे कि जीवन में इधर उधर लोगों के साथ टहलना, व्यर्थ की ज़्यादा सोचना, इससे ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी, जिससे यंग ऑनसेट पार्किंसन डिसीज़ हुआ था सिर्फ छोटी सी उम्र में। बट वो सही हो गया क्योंकि मैंने योग, आयुर्वेद, इन सबको अपनी जीवन शैली में अपनाया। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं, ये जो बात है, ये धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया।
अब बात करते हैं आगे कफ प्रकृति की। ज़्यादा समय न लेते हुए कफ प्रकृति की बात करते हैं। तो जो कफ प्रकृति होती है वो बॉडी में वो जुड़ी होती है किससे? एक तरीके से अग्नि और जल से जुड़ी होती है। ये पूरे बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाए तो पता है क्या होता है, इसमें कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी, तनाव, इस तरीके के रोग हो जाते हैं। वात में भी इसी तरीके से होते हैं, चिड़चिड़ाहट, ये सब वात पित्त के असंतुलन से होते हैं। और कफ जो प्रकृति है, कफ शरीर में एक तरीके से एक स्थिरता लाता है। कफ एक माइंड को संतुलित करता है, बॉडी को फिट करता है, जिससे माइंड जो ज़्यादा चंचल नहीं होता, वात को नियंत्रित करता है। जब इसके रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं कफ के, तो शरीर में मोटापा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बात करते हैं जो आयुर्वेद होता है वो क्या करता है। हमने ये तो बात कर ली कि ये 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त और कफ, बट इनको कंट्रोल करने का जो विज्ञान है वो है हमारा आयुर्वेद। तीनों चीज़ें जब संतुलित होंगी तो सारा का सारा सिस्टम हमारी बॉडी का सेट रहेगा। एलोपैथ ये करती है कि चीज़ों को, जैसे रोग है उसको दबा देती है। जैसे आप प्रेशर कुकर में हवा भरते जाएं तो कभी भी फट सकता है, वैसे ऐसे ही एलोपैथ में दवा के माध्यम से उस रोग को दबाते जाते हैं और धीरे धीरे वो दवाएं ही एक तरीके से रोग बनती जाती है। प्रेशर कुकर की तरीके, हवा की तरीके भरती जाती है हमारे, एकदम से बॉडी फट जाती है, यानी बॉडी खराब हो जाती है उसी तरीके। लेकिन जो आयुर्वेद है उसको जड़ से काटता है, प्लस साथ में जो एलोपैथ है वो क्योर तो कर देती है रोग को ऊपर से, लेकिन प्योर पूरी तरीके से नहीं, बट ये क्योर के साथ साथ ये प्रिवेंशन भी करता है। कहा भी जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब है, यानी कि प्रिवेंशन यानी बचाव करना, रोग के हो जाने पर उसका इलाज करने से अच्छा है। यानी इलाज करने की अपेक्षा रोग को ना बनने देना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से पूरा विज्ञान काम करता है। ये आयुर्वेद, योग और जितने भी पद्धतियाँ उनसे जुड़ा हुआ है, जो प्राचीन पद्धतियाँ हैं, इसमें कई सारी पद्धतियाँ काम करती हैं। जैसे वमन हो गया, विरेचन हो गया, धौती, वस्ती, नेति, सारी क्रियाएं होती हैं। वमन में उल्टी कराने की क्रिया होती है, ये थोड़ा सा वैसे जुड़ा हुआ है बॉडी को शुद्धिकरण पर। इसके काफ़ी सेंटर भी खुले होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो इसके थ्रू हम लोग अपना इलाज करा सकते हैं। तो वमन हो गया। विरेचन क्या होता है? विरेचन में थोड़ा सा और अधिक शुद्धिकरण क्रिया होती है। वस्ती, नेति, धौती, ऐसे करके काफ़ी क्रियाएं होती हैं। धौती में शायद वस्त्र को अंदर डाला जाता है और उसको निकाल करके शरीर की सफाई की जाती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। षटकर्म हो गया, इसी में सब ये सब आता है। तो अब इसके बाद अब जानते हैं कि आयुर्वेद एक औषधिगत विज्ञान है। औषधिगत ना कहें तो आहारगत विज्ञान है। हाँ, इसको ये आहारगत विज्ञान ज़्यादा कहना होगा, अच्छा होगा, क्योंकि आहार के द्वारा ज़्यादा अच्छी चिकित्सा भी कर सकता है। आहार जैसे कि ये हल्दी हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया और बहुत सारी औषधियाँ हो गई। इन सब चीज़ों, अश्वगंधा हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ जो प्राचीन समय में किया जाता था वो एक तरीके से औषधि के रूप में किया जाता था। ये सारी की सारी, जैसे काली मिर्च हो गई, सेंधा नमक हो गया, तो एक तरीके से क्या है, ये आहार विज्ञान, ये सब हम लोग खाते हैं। तो आयुर्वेद इस आहार से भी अपना सारा कुछ निकाल लेता है, औषधि के रूप में काम करता है। जैसे कि अश्वगंधा की बात करते हैं तो हमारा अश्वगंधा क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, शरीर में एक तरीके से ओज बढ़ाता है, वीर्य बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। तुलसी का यूज होता है सर्दी जुकाम में को नियंत्रित करती है। घी को पानी में डालकर यूज करने से शरीर का जो क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म जो लेवल है वो सही होता है, मोटापा सही होता है और पेट सही शुद्धिकरण होता है। बहुत सारे फायदे इसके, खून को साफ करता है। और शिलाजीत हो गया, ये भी बल को बढ़ाता है। और जैसे कि नीम हो गई, वो रक्त को साफ करता है। इस तरीके से बहुत सारी औषधियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो हमें पूर्णतया शुद्ध और स्वच्छ रखता है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस एलोपैथी को जो है एक तरीके से यूज़ करना बहुत अच्छी बात है जब कोई इमरजेंसी होती है, बट आप आयुर्वेद को जीवन में अपनाएं। आयुर्वेद का मतलब यही नहीं कि आप औषधियों का यूज़ कर रहे हैं, साथ में योग, प्राणायाम, आहार विहार,
ये सारी चीज़ों को संतुलित करें। जैसे बोला नहीं जाता नित्याहार विहारस्य, ऐसे करके एक श्लोक है संस्कृत का। तो इन सब चीज़ों का पालन करें और अपना जीवन सही से जिए। बस यही आयुर्वेद और योग का पूरा सिद्धांत रहा है कि मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से मुक्ति पाए और सत्य के रास्ते पर चले। तो इसी तरीके से उसका जो जीवन है वो सफल हो सकता है। हमारा जो एक क्या बोलते हैं, एक कोट्स है जनरल कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया भी बताया गया है और WHO ने भी इसको मान्यता दी है। बहुत सारे देशों में इसका रिसर्च भी चल रहा है आयुर्वेद का और योग पद्धति का। जैसे हल्दी पर बहुत सारे देशों में इसके प्रयोग हो रहे हैं, हल्दी के, टर्मरिक के। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान हमारे ऋषियों से, पूज्य संतों से आया है। उस ज्ञान को जाने और फिर उस पर टिप्पणी करें तो अच्छा रहेगा। बाकी आपसे मिलते हैं आगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी लोगों तक शेयर वगैरह कर देना ताकि लोगों को भी इससे कुछ प्रेरणा मिल सके और आप प्रेरणा ले सकते हैं इससे। जो भी आप औषधियाँ वगैरह, जैसे कि इसकी किताबें मैंने बताई हैं कि कुछ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वो पढ़िए, जिससे आपको आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा। आपको रीडिंग हैबिट्स आएंगी और अपनी भारतीय प्राचीन पद्धति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।